मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी होगी तो साथ छोड़कर नहीं जाए। ये किताब पढ़िएगा, शिक्षा अर्जित कीजिएगा, ज्ञान अर्जित कीजिएगा, है ना, तो आपको मरते दम तक वो आपके साथ रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे पारदर्शी। और पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? पारभासी है ना। और पारभासी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं देखो, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं, ये वे वस्तुएं हैं जिनसे होकर के, है ना, होकर के प्रकाश जो है गुजरती है या नहीं गुजरती है ना, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है। तो पारदर्शी वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आप एक पॉलीथीन बैग ले लीजिए, है ना, एक पॉलीथीन बैग जो क्या हो, अंदर कोई सामान रखेंगे तो बाहर से वो दिखेगा, है ना, बाहर से दिखेगा। समझिए कि वह जो पॉलीथीन बैग है वो क्या है, पारदर्शी है। वही यदि ब्लैक पॉलीथीन ले लेते हैं और अंदर कोई सामान रखते हैं तो ये पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है? तो इसका मतलब अंदर की वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही है, क्या होगा? अपारदर्शी, अपारदर्शी हो जाएगा। वही एक ऐसा बैग ले लीजिए जिसमें थोड़ी थोड़ी पता चले कि उसमें वस्तु क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि वह वस्तु क्या है? पारदर्शी वस्तु, है ना। पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं का उदाहरण जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा मिल जाएगा, है ना। एक तेल को कागज में भिगो लीजिए, है ना, वरना आप क्या कीजिए, एक थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा ले लीजिए और एक कागज में रख करके उसको कूटने का प्रयास, है ना। जब उसमें पूरा नारियल को जो है उस कागज में जो है उसको लीजिएगा और उसके बाद से कागज को ओपन कर लीजिए तो आप देखेंगे कि कागज के ऊपर तेल के धब्बे नजर आएंगे, तेल के धब्बे, पूरा एक एरिया में जो है तेल से कागज क्या होगा, ठीक है। कागज के अदर पार्ट से देखने का प्रयास कीजिए और उस भीगे हुए पार्ट से देखने का प्रयास, है ना। तो मान लीजिए कि जो कागज है ना, ये कागज है और यहाँ पर तेल लगा हुआ है, तो इधर से जब देखेंगे ना आर पार जो है थोड़ी थोड़ी जो है वस्तु थोड़ा थोड़ा जो है ना हमको दिखाई देगा, लेकिन बाकी अदर जगह से दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब तेल से भिगा हुआ कागज जो है ना वो वस्तु को पारभासी बना देता है। क्या बना देता है? पारभासी बना देता है। पारभासी का मतलब होता है कि वस्तु से होकर के प्रकाश का कुछ ही भाग जो है एक 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 जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। प्रकाश का कुछ ही अंश जो है ना उसमें पार कर सकता है, जबकि पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब, पारदर्शी वस्तुएं कहने का मतलब जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से गुजर जाए, जिससे फाइनली ना गुजरे उसे अपारदर्शी कहते हैं। ऐसा समझ में? ठीक है, इसके आधार पर हम पारदर्शी वस्तुओं को लिखते हैं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वैसी वस्तुएं जिससे हो, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से, है ना, प्रकाश आसानी से गुजर जाए, प्रकाश आसानी से गुजर जाए, है ना, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच हो जाएगा, सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा होगा? कांच, है ना। कांच को कह सकते हैं, हवा को भी कह सकते हैं। हवा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। समझ में? पानी भी पारदर्शी माध्यम होता है, इत्यादि कर लीजिए। समझ में, है ना। पारदर्शी वस्तु पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं।
अपारदर्शी इसी का जस्ट अपोजिट हमको कर लेना है ना, इसी का जस्ट अपोजिट। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर हाँ, वैसी वस्तुएं जिनसे है ना, जिनसे होकर प्रकाश न गुजरे, प्रकाश न गुजरे है ना, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं करते हैं है ना। इसमें जो है जैसे में आप ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं है ना, लकड़ी ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, काला बैग ले सकते हैं है ना, काला पॉलीथीन, कॉपी ले सकते हैं है ना, काला पॉलीथीन इत्यादि। ठीक है। उसके बाद है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुओं को हम कैसे बताएंगे? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का आंशिक हाँ, जिनसे होकर प्रकाश का कुछ हाँ, प्रकाश का कुछ अंश ही गुजर जाए, कुछ अंश ही गुजरे, अंश ही गुजरे, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी वस्तुएं। है समझ में? पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल क्या ले सकते हैं? तेल से भीगा कागज, कुहासा, घिसा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज और हाँ हुआ कागज है ना। घिसा हुआ कांच भी हो सकता है इसमें है ना, घिसा हुआ कांच। देखिए चश्मा आप नया लेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा घिसा है ना। वही चश्मा जब बहुत पुराना हो जाएगा तो उसका कांच क्या हो जाएगा? घिस। इधर उधर रखने से कांच घिस जाता है और उससे हम साफ तरीका से नहीं देख सकते। ऐसा समझ में? ये हो गया हमारा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। ऐसा समझ में? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है। अब देखो इन्हीं के आधार पर माध्यम भी बना है, पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम को भी कह सकते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर जाए पारदर्शी हो गया, जिससे न गुजरे उसे अपारदर्शी हो गया, धुंधला गुजरे पारभासी। ऐसा समझे? तो इस तरह से वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है प्रकाश के गुजरने के माध्यम पर, प्रकाश के गुजरने के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश की किरण। क्या? हाँ, प्रकाश की किरण। ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश की किरण। ठीक है। किरण कहने का मतलब क्या होता है? मैथ में आप लोग किरण के बारे में पढ़े होंगे। किरण किसे कहते हैं है ना। किरण एक ऐसी, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी रेखा है जिसका एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है और एक सिरा आगे की ओर, और एक सिरा जो है आगे की ओर। वो कहाँ तक जा रहा है इसका पता नहीं होता है। ऐसा समझते? जब कोई प्रकाश किसी भी बिंदु स्रोत से निकलता है ना, तो उसका स्रोत हमें पता होता है कि प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चलता है। ऐसा इस तरह से प्रकाश का गमन जिस रेखा में होता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं है ना। प्रकाश किरणों के रूप में ही क्या होता है? बिंदु स्रोत से निकलता है। ऐसा इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। प्रकाश का किरण कहने का मतलब किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन किरणों के रूप में होता है ना। किरणों के रूप में होता है, इन्हें प्रकाश का किरण। एक बल्ब जलाइए
है ना। तो बल्ब जो है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट जल रहा है, ये दिख नहीं रहा है कि इसमें किरण कहाँ है कि नहीं, ये दिख नहीं रहा, लेकिन इस चीज को देखना हो ना कि प्रकाश की किरणें जो है कैसी होती है, तो इस ट्यूबलाइट को लीजिए, है ना, और इसको पेड़ के ऊपर रख दीजिए, है ना, जहां जहां पत्तियों से गैप होगा वहां से प्रकाश निकल के आएगा, है ना, तब हमें पता चल जाएगा कि प्रकाश की किरण क्या है। गमन करने का मतलब क्या हुआ, वो किरणों के रूप में ही गमन करता है ना, ऐसा समझ में। तो कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन कहिए चाहे निगमन कहिए, है ना, निगमन किरणों के रूप में होता है, किरणों के रूप में होता है। इन किरणों को क्या कहते हैं, इन किरणों को प्रकाश की किरण, है ना। ऐसा समझ में। तो जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत हो गया, है ना, ये मान लीजिए कि कोई ये बिंदु स्रोत हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, है ना, किसका स्रोत हो गया, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश, है ना, का स्रोत कह सकते हैं, एक बिंदु के रूप में, है ना, प्रकाश का स्रोत, है ना। अब यहाँ से जो है ना प्रकाश का गमन होगा वो तो सीधी रेखा में होगा, और सीधी रेखा में गमन होगा तो इसका अंत बिंदु हमको पता नहीं रहेगा, ऐसा में अंत बिंदु हमको पता नहीं रहेगा। तो ये ऑलरेडी जो है एक किरण के रूप में ही प्रकाश गमन करता है ना, और इसे ही हम प्रकाश का किरण कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमने तो एक ही दिखाया, यदि देखा जाए तो बिंदु स्रोत जो है अपने किरणों को चारों ओर बिखेरेगा कि नहीं बिखेरेगा, है ना, अपने किरणों को चारों ओर बिखेरेगा, है ना, अपने किरणों को चारों ओर बिखेरेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का, है ना, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो ये जितना ही लाइन दिख रहा है ना सब ये किरण के रूप में, किस रूप में है, किरण के रूप में है। यही प्रकाश का क्या है, आए समझ में, प्रकाश का किरण है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रकाश की किरण की यदि हम बात करें, है ना, तो किरणों का एक समूह होता है, किरण का एक समूह होता है जिसे हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज, है ना। एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलने लगे तो इन प्रकाश की किरणों के समूहों को क्या कहते हैं, किरण पुंज। ऐसा समझ में, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश की किरण, क्या हो गया, ये प्रकाश की किरण हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक होता है किरण पुंज। क्या होता है, किरण पुंज, हाँ, किरण पुंज, ठीक है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, हाँ, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। है समझ में, किरण पुंज, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और सबसे खास बात ये होती है ना कि ये प्रकाश की किरणें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, है ना। ये किरणें जो है साफ साफ हमको नजर आ सकती है ना। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ऐसा समझ में। तो किरण पुंज, प्रकाश के किरणों का समूह, जैसे कि ये जो मैंने आपको दिखाया है, एक तरह से देखा जाए तो यह क्या है, किरण पुंज है। क्या है यह, किरण पुंज। बहुत सारा किरण एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है तो इसको हम कहेंगे यह क्या है, किरण पुंज, है ना। अब देखो किरण पुंज को कई भागों में बांटा गया है ना।
किरण पुंज को कई भागों में बांटा गया है ना। किरण पुंज के प्रकार कौन कौन प्रकार हो सकता है? तो एक होता है जिसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी किरण। अपसारी किरण। एक होता है जिसको कहते हैं अभिसारी किरण। कौन सा पुंज? अभिसारी किरण एक समानांतर किरण है ना। ये दो हो गया। और एक तीसरा होता है जिसे कहते हैं समांतर किरण। क्या कहते हैं? हाँ, समांतर किरण। तीन तरह का किरण पुंज होता है। तीन तरह का किरण पुंज। अब इसे मान लीजिए कि एक बल्ब से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, है ना, वो क्या करती हैं? एक बिंदु से निकल करके चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर क्या करती हैं? फैल जाती है। देखो, फैलने का मतलब हो गया कि उसे अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी मतलब होता है फैलाव। एक बिंदु स्रोत से, है ना, निकलेगा। इसका डायग्राम हम यहाँ बना रहे हैं। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें से क्या करेंगी? निकलेंगी और वो आगे चल करके फैल जाएंगी, है ना। एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और आगे चल करके क्या होगा? फैल जाएंगे। ये जो हो गया ना, इन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये अपसारी क्या हो गया? ये अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और दूसरा होता है जिसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आके मिलना। यानी बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि लेंस का जब प्रयोग कीजिएगा तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो तो अपसारी है। लेकिन जब वही लेंस से गुजरेगा, है ना, उत्तर लेंस से यदि हम उसको गुजार रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। एक बिंदु पर आकर के मिलेगा। और जब एक बिंदु पर आकर मिलेगा प्रकाश की किरण, तब हम इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी। अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या? अभिसारी किरण पुंज। है समझ में? अब जब यह किरण जो है गमन करने लगे, हैं, गमन करने लगे और कुछ दूरी पर जाके बीच में से उसको काट दें, है ना, बीच में से काट। अब जैसे मान लीजिए कि यही गमन कर रहा है, अब इसको में से बीच में से क्या करें? काट के निकालें तो पता चलेगा कि एक दूसरे के क्या है? समांतर। समांतर है। ऐसा समझ में? तो समांतर किरण पुंजों को हम समांतर किरण पुंज ऐसे है। समझ में? ये कौन सा किरण पुंज हो गया? समांतर किरण। कौन सा किरण पुंज? समांतर। इसको हम कहेंगे समांतर किरण। तो अभिसारी की अपसारी किरण पुंज के बारे में क्या लिखेंगे? कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर हाँ, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती हैं, है ना, फैल जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज करते हैं। समझ में? क्या करते हैं? अपसारी। यही भी कर सकते है ना। प्रकाश की किरणों का वह समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकल करके और आगे चलकर क्या हो जाता है? फैल जाता है। समझ में? अभिसारी में बताएंगे क्या? कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर है ना, बिंदु पर मिलती हैं तो इन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हाँ, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। किरण पुंज है समझ में? अभिसारी, है ना। ये क्या हो गया? अभिसारी।
और ये क्या हो गया समांतर, है ना। जब प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, क्या होती हैं? समांतर रूप से गमन करती हैं, तो इन किरणों के समूह को समूह को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर किरण पुंज, इस तरह से हमने किरणों के पुंज को समझ लिया, है ना। तो अभिसारी, अपसारी और समांतर, 3 तरह का किरण पुंज, है ना। जब किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाए तो अपसारी एक बिंदु पर आके मिल जाए, अभिसारी जब समांतर रूप से गमन करने लगे तो इन्हें समांतर किरणें। अच्छा एक चीज देखिए, समझना है प्रकाशिक माध्यम से, ठीक है। देखिए हम लोग अभी इसके पहले पढ़े थे कि जो है प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है ना। पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम माध्यम को भी परिभाषित कर सकते हैं। कौन से माध्यम की बात कर रहे हैं? प्रकाशिक माध्यम। जब बात प्रकाशिक माध्यम किया है तो समझिए कि वह पारदर्शक, अपारदर्शक और प्रभाषक माध्यम की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आप जो है पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु को आप परिभाषित करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको प्रकाशिक माध्यम को भी परिभाषित कर देना है। यह 3 तरह का होता है। एक होता है पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम और तीसरा होता है पारभाषक माध्यम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाशीय माध्यम का। प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम जिनसे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, है ना। जिस माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पास पहुंच रहा है, तो वह जो है ना हवा को पार करते हुए आए। किसको? हवा को पार करते। तो हवा क्या है? एक माध्यम है। हवा क्या है? एक माध्यम है। और वही जब कोई वस्तु पानी में रहती है और जब हम उसको देखते हैं तो वस्तु से प्रकाश निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो वस्तु से प्रकाश पहले जल से होकर के गुजरता है। किससे? जल। तो वह माध्यम कौन सा हो गया? जल हो गया। ऐसा में तो प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम जिनसे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचते हैं प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी, है ना। ताप भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। वायु भी ले सकते हैं। इसके आधार पर प्रकाशीय माध्यम के प्रकार में यानी प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक है समांगी प्रकाशीय माध्यम और दूसरा है विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। देखो समांगी प्रकाशीय माध्यम की यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर यदि हम जल ले लेते हैं तो प्रॉपर जल में किसके कण होंगे? जल के कण होंगे। हवा ले ले तो प्रॉपर उसमें हवा का कण नहीं होगा। वायु जो है कई गैसों का मिश्रण होता है, तो उसमें तरह तरह की गैसें होती हैं। ऐसा में उसी तरह से कांच यदि ले लें तो कांच का हर कण जो है एक कांच होगा। ऐसा में तो कहने हीरा ले लें तो हीरा का हर कण एक क्या होगा? हीरा होगा। ऐसा में तो कहने का मतलब कि विसमांगी और समांगी ये जो है उस आधार पर बनाया गया है कि उसके कणों का गुण क्या है और उसके कणों की संरचना क्या है। तो इसके हिसाब से देखें तो समांगी प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम जिसके कणों के गुण तथा बनावट एक समान होते हैं। कणों के गुण तथा बनावट एक समान होते हैं, उन्हें समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, है ना। जैसे कांच, ताप, पानी इत्यादि, ठीक है। विसमांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके कणों के गुण तथा बनावट असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो उन्हें विसमांगी माध्यम कहते हैं। विसमांगी और समांगी माध्यम में कणों की संरचना और उसके गुण के अनुसार इसको बताया जाता है। ऐसा में चलिए अगला बात हम लोग करते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम और विरल। जैसे मान लीजिए कि आप जो है हमें देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर हवा है। यहाँ पे क्या भरा है? हवा। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक पानी का धार गिरा दिया जाए, है ना, पतला, है ना, तब आप हमको ठीक तरीके से देख पाएंगे? नहीं। इसलिए नहीं देख पाएंगे कि हमसे निकलने वाला प्रकाश आपके पास तेज गति से नहीं पहुंचेगा, यानी प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। है समझ में? तो प्रकाश का मार्ग जैसे अवरुद्ध होगा प्रकाश की चाल कम हो जाएगी।
है समझ में। तो प्रकाश के चाल के आधार पर हम सघन माध्यम और विरल माध्यम को अध्ययन करेंगे। है समझ में। तो जब सघन माध्यम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है ना, जिसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और इस माध्यम का घनत्व अधिक होता है। देखो सघन कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा माध्यम जिसके कण बहुत पास पास होते हैं। क्या पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होने का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश के मार्गों को क्या कर देंगे, अवरुद्ध कर देंगे। और इसमें एक बात और कह रहा है कि इस माध्यम में प्रति इकाई आयतन में कोणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण प्रकाश का गति अवरुद्ध होने लगता है और इस प्रकार प्रकाश की गति कम हो जाती है। अब समझ में आया। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। और इसका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रखना, घनत्व अधिक होता है लेकिन चाल कम होता है। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। ठीक वैसे ही यदि इसको परिभाषित करें विरल माध्यम को, तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है जिसे विरल माध्यम कहते हैं। इस माध्यम का घनत्व कम होता है, यानी इसका कहने का मतलब इसमें कण जो है दूर दूर रहते हैं। जैसे वायु क्या है, गैस है ना, और वायु एक गैस है जिसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ना, इस माध्यम का घनत्व कम होता है तथा प्रति इकाई आयतन में कणों का द्रव्यमान कम होता है, जिसके कारण प्रकाश आसानी से गमन कर जाता है। आसानी से गमन कर जाता है। हाँ, आसानी से गमन जब कर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ इसमें प्रकाश का जो गति है वो क्या है, तेज है। प्रकाश की गति जो है वो क्या है, तेज है समझ में। तो इसमें जो है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। प्रकाश की जो चाल होगी है ना, यहाँ पर हम आपको लिखे हुए हैं उदाहरण के तौर पर देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यह सबसे विरल माध्यम होता है। यह सबसे विरल माध्यम होता है। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है तथा जल में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात की अपेक्षा कम होती है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है लेकिन वही प्रकाश जल में गुजरे तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः वायु जल की अपेक्षा विरल माध्यम है। वायु और जल में तुलना किया जाए तो वायु को क्या कहेंगे, ज्यादा विरल माध्यम। वायु को क्या कहेंगे, विरल माध्यम। लेकिन वही चीज यदि देखा जाए है ना, अपेक्षा अपोजिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जल वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। तो देखो दो बातें कंपेयर करके हमको इसमें बतानी है समझ में। सघन और विरल ये किसी भी दो माध्यम के लिए हो सकता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए इसी प्रकार कांच अल्कोहल हीरा वायु की अपेक्षा सघन माध्यम हो जाते हैं। तो कोई भी दो माध्यम यदि चुन लीजिए है ना, तो उसमें आपको सघन और विरल बताना है ना, तो उसमें प्रकाश के चाल पर हम उसको बता सकते हैं है ना, कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिसमें अधिक होगी वो विरल होगा और जिसमें कम होगी वो सघन होगी। है समझ में। तो ऐसे इसको बताएंगे कि जैसे हम यहाँ पे बताए हैं वायु और किसका, जल का। तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है, जल में प्रकाश की चाल कम है, तो वायु जल की अपेक्षा अधिक विरल है। लेकिन जल वायु की अपेक्षा अधिक सघन कहने का मतलब उसमें प्रकाश की चाल कम है, विरल कहने का मतलब प्रकाश की चाल ज्यादा है, अधिक है। समझ में। चलिए आगे हम देखते हैं है ना, छाया तथा प्रतिबिंब क्या होता है ना। बात जब छाया क्या करते हैं तो छाया क्या होता है, छाया जस्ट माने वो करिया चीज है ना। तो छाया कब होता है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, तो अपारदर्शी वस्तु को जैसे रखेंगे है ना, तो उसके दूसरी तरफ प्रकाश तो गमन नहीं करेगा, लेकिन उस क्षेत्र में काला क्षेत्र बन जाएगा। क्या काला क्षेत्र बन जाएगा। उसी कितना होगा काला क्षेत्र, जितने हिसाब से वस्तु होगा उतने ही हिसाब से पीछे काला क्षेत्र बन जाएगा है ना। और वही काला क्षेत्र क्या कहलाता है, वस्तु का छाया कहलाता है। वो काला क्षेत्र वह क्षेत्र होता है इसमें प्रकाश का गमन नहीं होता है, जिस क्षेत्र से प्रकाश का गमन नहीं होता है। तो क्या है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण वस्तु के दूसरी ओर अंधकार क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसे छाया जिसे छाया कहते हैं। छाया हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में हमेशा विपरीत दिशा में बनेगा। प्रकाश इधर से आया है तो छाया इधर बनेगा है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये पेड़ है, प्रकाश इधर से आया है तो छाया इसके दूसरी ओर बने। हाँ, एक चीज है, छाया हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। सुबह तथा शाम में छाया लंबी होती है। स्कूल से लौटते होंगे
आप अपने को राक्षस जैसा मतलब आप अपने आप को देख पाते हो, है ना। आप स्कूल जाते होंगे तब भी ऐसा होता है, सुबह उठिएगा सूर्य का प्रकाश आया हुआ है तो आपकी छाया क्या होगी, लंबी। वहीं दोपहर में आपकी छाया, है ना, आपकी छाया से भी आपको डर लगता है, बहुत छोटा, इतनी छोटी हो जाती है लंच के बेला। हाँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब का। किसका? प्रतिबिंब। देखो मान लीजिए वो बाइक है, बाइक एक वस्तु है ना, लेकिन वो वस्तु कैसे वैसे दिख रही है, तो हमारे दिमाग में उसका चित्र बन रहा है ना। किसी भी वस्तु का चित्र जब हमारे दिमाग में बनेगा तो उसे बिंब कहेंगे। क्या? बिंब। लेकिन वही किसी वस्तु का चित्र किसी लेंस या किसी दर्पण द्वारा बनाया जाए, शीशा मुंह देखते हो, तो क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है वो? प्रतिबिंब है। एक ऐसा जो है दर्पण मिल जाए जिसमें आपका चेहरा बड़ा छोटा हो सकता हो, है ना, तो उसमें भी क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जब किसी लेंस या दर्पण द्वारा जब चित्र बनता है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, है ना, कि प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का चित्र दर्पण या लेंस द्वारा बनता है, या दर्पण या लेंस से प्रकाश की किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों के वास्तविक या काल्पनिक रूप से मिलने से बनता है। जब किरण मिलेगी ना दो तरीके से, वास्तविक और काल्पनिक तरीका से, तभी जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और ये बात तब समझ आएगी जब हम लोग लेंस और दर्पण पढ़ेंगे कि कैसे वास्तविक रूप से मिलती है और कैसे काल्पनिक रूप से मिलती है। आए समझ में? इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर जब दर्पण या लेंस के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप बाकी याद करो या चाहे न करो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, है ना, जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि मिल रही है लेकिन मिल नहीं रही है समझ में? ठीक है। वास्तविक रूप से काल्पनिक रूप से मिलती हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं है समझ में? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में यही अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। खत्म हो गया? सबको समझ आया? ठीक है। तो हम लोगों ने जो बेसिक जानकारी था उसको करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन।